नमस्कार दोस्तों। तो ये जो है पिंडेल सर का LP72 इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का जो है पूरा रिवीजन है। 7 क्लास में पूरा रिवीजन कराए हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप LP72 की तैयारी करते हैं, ठीक है, या RRB की भी आप तैयारी करते हैं, तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक विद्युत प्रकाश को इंगित करता है। ठीक है, जो ये प्रतीक यहाँ पर बनाया गया है, यह किस चीज़ को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ट्रांसफार्मर वाला लैंप है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, सिंबल्स देखिए, पहला जो ये नियॉन लैंप का सिंबल है, दूसरा नियॉन फ्लैश लैंप का है। ठीक है, तीसरा ट्रांसफार्मर लैंप का है, और चौथा जो बनाया है कैपेसिटर फिक्स्ड वेरिएबल, ये उसका जो है, जो पहला वाला है ना कैपेसिटर में, तो वो पहला जो है फिक्स्ड कैपेसिटर का है, जो दूसरा है वो वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल है। ठीक है, मैं एक एक पॉइंट को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो आपके लिए जो है पूरा एकदम जो है एकदम डिटेल में बताऊंगा उसको। ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसका PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिसका जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में मैं आपके लिए दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित चिन्ह की पहचान करें। तो ये फ्रेंड्स, ये जो फिगर है, ये किस चीज़ का फिगर है दोस्तों। तो ये जो फिगर है, ये देखिए, ये किस चीज़ का फिगर दोस्तों, ये जो है ध्रुवित संधारित्र यानी कि पोलराइज्ड कैपेसिटर का ये सिंबल है। ठीक है दोस्तों, ये फिर से देखिए क्या है, ये एक DC प्रकार का होता है, विपरीत संयोजन करने पर ये क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि इसको हम प्लस माइनस को अगर माइनस प्लस जोड़ देंगे ना, तो ये जो है मतलब खराब हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए। जो पहला फ्रेंड्स बैटरी का सिंबल देखते हैं, ये बैटरी का सिंबल है। ठीक है ना, ये जो है ये कैपेसिटर का सिंबल होता है, ये कैपेसिटर का सिंबल होता है। ठीक है, और प्रतिरोध का सिंबल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, बनाया गया है। ठीक है ना, तो ये जो बना था फिगर, ये वाला, ये पोलराइज्ड संधारित्र का सिंबल है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि अर्थिंग के संबंध में दिए गए प्रतीकों में से सही प्रतीक की पहचान करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, अर्थिंग, तो फ्रेंड्स ये जो पहला है, यही अर्थिंग का सिंबल होता है। ठीक है, ये जो दूसरा दोस्तों, ये किसका है, ये एंटीना का सिंबल है। ठीक है, इसको एरिना भी कहते हैं, एरिना का एरियल भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, ये एंटीना या एरियल का सिंबल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है, ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। ठीक है, ट्रांसफार्मर, वो भी एयर कोर वाले ट्रांसफार्मर का सिंबल है। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो है, ये क्या है, ये कॉइल का सिंबल है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, करें कि आकृति में किस प्रकार का प्रतिरोधी दिखाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो किस प्रकार का ये चिन्ह है, किसका सिंबल ये है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, ये प्रकाश निर्भर प्रतिरोधक है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है। ठीक है ना, तो बीच में देखिए रजिस्टर का सिंबल बना है और ऊपर से लाइट आ रहा है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो सिंबल है, ये थर्मिस्टर का सिंबल, ये किसका है, ये थर्मिस्टर का सिंबल है। ठीक है ना, और दोस्तों जो प्रकाश प्रतिरोधक जो ये रजिस्टर है ना, ये जो है, ये स्ट्रीट लाइट में लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपको गली मोहल्ले में पहले लगा होता था। ठीक है, अब शायद नहीं लगा है। ठीक है ना, उसमें क्या होता था, बैटरी लगा होता था, ऊपर से जो है सोलर पैनल लगा होता है। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है ना कि यानी कि इस पर जब जो है, जब शाम होता है, ठीक है, तब ये लाइट जल जाता है, जब दिन रहता है लेकिन तब वो नहीं जलता है। ठीक है ना, तो ये लाइट डिपेंडेंट है, जब इस पर लाइट पड़ेगा तो ये नहीं जलेगा, लाइट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर तो दोस्तों वो जल जाएगा। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे, देखिए VDR क्या होता है दोस्तों, VDR का फुल फॉर्म होता है कि वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। ठीक है, इसको वेरिस्टर भी कहते हैं। ठीक है ना, और दोस्तों ये क्या है, ये जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का जो है फिगर है, सिंबल है, याद रखिएगा। ठीक है ना, इसको वायर बाउंड रजिस्टर भी कहते हैं। ठीक है ना, वायर बाउंड रजिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से शंट फील्ड वाइंडिंग का चिन्ह BIS कौन सा है। शंट फील्ड वाइंडिंग, तो फ्रेंड्स ये जो पहला ये है ना, पहला यही शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध है। इसमें E1 और E2 यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, अगर यही D1 D2 लिखा रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा तो ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग का सिंबल हो जाएगा। E1 E2, कभी कोई पूछता है कि शंट फील्ड वाइंडिंग को कैसे पहचाना जाता है दोस्तों, तो E1 और E2 से पहचाना जाता है। ठीक है ना, पहला जो है शंट फील्ड वाइंडिंग का है, दूसरा सीरीज फील्ड वाइंडिंग का है दोस्तों। ये जो है C वाला, ये आर्मेचर का सिंबल है, आर्मेचर का। ठीक है, A1 A2 ऐसे लिखा रहेगा, और ये दोस्तों ये तो प्रतिरोध का सिंबल है। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये क्या है, अगर C1 C2 लिखा है, ठीक है, तो ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग का सिंबल है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का सिंबल है। ठीक है, और अगर B1 B2 लिखा है दोस्तों, तो ये भी एक इंटरपोल वाइंडिंग का सिंबल है। किसका है, इंटरपोल वाइंडिंग का सिंबल है। ठीक है, तो एक बार फिर से पूरा देख लीजिए। ये E1 E2 लिखा है तो शंट फील्ड वाइंडिंग होगा, D1 D2 है तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगा, और A1 A2 लिखा है, ठीक है, तो ये आर्मेचर का है, ये प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का सिंबल है। ठीक है ना, और दोस्तों ये जो ये इंटरपोल वाइंडिंग है, और ये वाला C1 C2 वाला कंपनसेटिंग वाइंडिंग
का सिंबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा एक एक सिंबल जो है यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि एक स्टार्टर के लिए प्रतीक क्या है, स्टार्टर के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो बी वाला है ना, ये दिख रहा है आपको, ईमेल का जो मैसेज वाला होता है उसी रूप का होता है, यही है स्टार्टर का सिंबल होता है। ठीक है ना दोस्तों, जो पहला है ए वाला, ये डबल पोल का सिंबल है, डबल पोल स्विच का सिंबल है। ठीक है ना, और ये दोस्तों ये तो आर्मेचर का सिंबल है। ठीक है ना, और ये तो लिखा ही नहीं इसको, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। मेन देखिए जो पहला है ये 3 फेज एसी मोटर का सिंबल है, और ये दोस्तों ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का सिंबल है। सॉरी। ठीक है, तो दोस्तों स्टार देखिए, ये स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर का, स्टार डेल्टा स्टार्टर का सिंबल है। ठीक है, और नीचे उसके ये रियोस्टेट स्टार्टर का सिंबल है, रियोस्टेट स्टार्टर का सिंबल है। दोस्तों ये जो बना है नीचे, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सिंबल है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सिंबल है। ठीक है, एक एक पॉइंट दोस्तों एकदम क्लियर करता हुआ मैं चलूँगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों, आप कह रहा है कि दिया गया प्रतीक निम्न में से किस डायोड को दर्शाता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, ये किस चीज़ का है फ्रेंड्स, ये जो है ये शॉर्टकी डायोड का सिंबल है। किसका? शॉर्टकी डायोड का सिंबल है। ठीक है ना, शॉर्टकी डायोड का सिंबल। दोस्तों ये देखिए, ये जो है ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे ऊपर वाला है ये क्रिस्टल डायोड का सिंबल है, क्रिस्टल डायोड का। उसके जो नीचे है वो है जीनर डायोड का सिंबल होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे जो नीचे फ्रेंड्स है उसके नीचे ये एलईडी का है, लाइट इमिटिंग डायोड का सिंबल है। इसके नीचे टनल डायोड का सिंबल है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा, ध्यान से एकदम देख लीजिएगा। ठीक सबको, ठीक है। उसके नीचे वैरेक्टर या वैरेक्टर डायोड का सिंबल है, ये वाला। ठीक है ना, वैरेक्टर डायोड का है फ्रेंड्स। ये किसका सिंबल है? ये कोल्ड कैथोड डायोड का सिंबल है, कोल्ड कैथोड डायोड का सिंबल है। और ये वाला देखिए, ये फ्रेंड्स एनोड कैथोड लिखा है और ऊपर से लाइट आ रहा है, तो इसका किसका सा सिंबल है दोस्तों? ये फोटो डायोड का सिंबल है, फोटो डायोड का। और ये वाला दोस्तों ये शॉर्टकी डायोड का सिंबल है। ठीक है, शॉर्टकी डायोड का सिंबल है। और ये वाला दोस्तों किसका सिंबल है? ये फोटो डायोड का सिंबल है। ठीक है ना, फोटो डायोड का सिंबल है। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया पूरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए निम्न चिन्ह का उपयोग किस प्रकार के यंत्र के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये किस चीज़ का सिंबल है फ्रेंड्स? ये चल कुंडली यंत्र यानी कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का सिंबल है। ठीक है ना, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का सिंबल है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का ये भी एक सिंबल है। ठीक है ना, ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का सिंबल है। ठीक है ना, और ये जो था ये वाला ये मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का सिंबल है। ठीक है ना, और ये वाला जो है ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का सिंबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही नया क्वेश्चन है ये सब, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न चिन्ह का उपयोग किस डिवाइस के लिए किया जाता है। तो ये जो फ्रेंड्स डिवाइस जो है ये किसका सिंबल है? तो ये ट्रायक का सिंबल है। किसका है? ट्रायक का सिंबल है। ठीक है ना, ट्रायक का सिंबल है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते फ्रेंड्स ये पहला यूजेटी, यूजेटी यानी कि यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का सिंबल है ये वाला। ठीक है ना, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का सिंबल है B1 B2, और यहाँ पे इमीटर अंदर आया हुआ है। ठीक है ना, और फ्रेंड्स ये जो है ये किसका सिंबल है? SCR का है। ठीक है ना, सिलिकॉन का कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है किसका है? SCR का सिंबल है। इसमें भी आप इसको याद रखिएगा, एनोड कैथोड और गेट यहाँ पर 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, SCR में। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद हम देखते हैं ये हो गया ट्रायक का सिंबल है। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए दोनों को देख लीजिए, एक डायक है, ये इधर वाला ट्रायक है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है ना, देखिए डायक में केवल 2 ही टर्मिनल होता है, डायक में केवल 2 टर्मिनल है इसमें, ये डायक है केवल 2 टर्मिनल इसमें ठीक होता है। ठीक है ना, लेकिन ये ट्रायक है, ट्रायक में 3 टर्मिनल है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से मैं आपको बताता हुआ चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो कह रहा है कि वायरिंग स्कीमों में प्रयुक्त निम्नलिखित BIS प्रतीक की पहचान करें। तो फ्रेंड्स ये जो है ये किस चीज़ का जो है फ्रेंड्स? देखिए ये प्लग और सॉकेट है। क्या है? ऊपर प्लग है, नीचे सॉकेट है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला प्लग और सॉकेट। ठीक है, ऊपर ऑप्शन ए दिया है 2 वे स्विच। तो फ्रेंड्स ये 2 वे स्विच का यहाँ पर बनाया गया है, ये 2 वे स्विच का सिंबल है। ठीक है ना, 2 वे स्विच का सिंबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट जो है, देखिए सबसे ऊपर वाला है प्रेशर स्विच का सिंबल है, प्रेशर स्विच का। उसके नीचे आइसोलेटर, आइसोलेटर का सिंबल है, और इसके नीचे दोस्तों प्लग एंड सॉकेट का। ठीक है ना, प्लग एंड ये सॉकेट का सिंबल है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से कम परमाणु क्या होते हैं? 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों से कम परमाणु क्या होते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन ए चालक होते हैं, यानी कि 4 से अगर कम है दोस्तों, 4 से कम फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों? वो चालक होगा, कंडक्टर होगा। ठीक है ना, बाह्य कक्ष में दोस्तों 1 2 या 3 जो है बाह्य कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो चालक होगा। ठीक है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन है 1 2 या 3 तो क्या होगा? वो चालक होगा। और अगर दोस्तों बाह्य कम में जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो नॉन कंडक्टर होगा। क्या होगा? नॉन कंडक्टर। और अगर दोस्तों बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, एकदम फिक्स है कि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होगा? वो सेमी कंडक्टर होगा। ठीक है ना, तो वो सेमी कंडक्टर होगा। अचालक यानी दोस्तों उसको कुचालक भी कहते हैं। ठीक है ना,
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सभी अच्छे कंडक्टरों में उच्च होता है। क्या उच्च होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, विद्युतीय और उष्मीय चालकता जो है, विद्युतीय और उष्मीय सुचालकता वो उच्च होता है सभी अच्छे कंडक्टर में। ठीक है दोस्तों। प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध जो कंडक्टर का प्रतिरोध कम होता है। ठीक है। और जो कंडक्टिविटी है वो अधिक होता है चालकों की। ठीक है। और विद्युत सुचालकता भी कंडक्टरों की अधिक होनी चाहिए। ठीक है ना, गुड कंडक्टर्स की। तो ऑप्शन डी, विद्युतीय और उष्मीय सुचालकता जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब देखते हैं इस वीडियो में। ठीक है। तांबे का गलनांक कितना होता है दोस्तों? तांबे का गलनांक कितना होता है? तो 1085 ऑप्शन में दिया है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि 1083 डिग्री सेल्सियस होता है तांबे का गलनांक। यानी कि अगर तांबे को हम 1083 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो तांबा जो है वो एकदम लिक्विड बन जाएगा, यानी कि पानी की तरह एकदम लिक्विड हो जाएगा। ठीक है ना, गल जाएगा, एकदम पिघल जाएगा। ठीक है ना। और चांदी का दोस्तों 960 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। चांदी को अगर हम पिघलाएंगे 960 डिग्री देंगे तो पिघल जाएगा। ठीक है। और एल्युमिनियम का 660 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना। और दोस्तों टंगस्टन का जो है 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना। और जो बिजली बल्ब का जो फिलामेंट होता है दोस्तों वो टंगस्टन का ही बना होता है। ठीक है ना। और देखिए नाइक्रोम का जो है, नाइक्रोम का वो 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक होता है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, निम्न में से किस सामग्री की सबसे कम प्रतिरोधकता अपेक्षित होती है? तो सबसे कम प्रतिरोधकता यानी कि उसकी चालकता बहुत अधिक होता है दोस्तों। तो ऑप्शन में से जो है तांबा इसका राइट आंसर होगा। तांबा की जो प्रतिरोधकता होती है वो कम होती है। ठीक है। और दोस्तों देखिए, सबसे पहले सबसे अच्छा का इसमें से जो है सबसे अच्छा कौन सा है? इसका सबसे अच्छा जो है तांबा है। ठीक है। दूसरे नंबर पर जिंक आता है, तीसरे पर सीसा, चौथा पे पारा आता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका जो पदार्थ है और उसका प्रतिरोधकता दिया गया है। ठीक है ना। यहाँ पर उसका आप देख सकते हैं कि प्रतिरोधकता दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल मतलब इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है। सर्वाधिक जो चालकता होती है, सबकी जो सर्वाधिक चालकता होती है, चालकता, प्रतिरोधकता नहीं, चालकता जो है वो चांदी का होता है। ठीक है। चांदी से कम तांबा का होता है, यानी कि चालकता सर्वाधिक जो है चांदी का होता है, चांदी से कम तांबा का होता है, तांबा से कम सोना का होता है, उसके बाद एल्युमिनियम आता है। ठीक है ना। यानी कि अगर आपको दे देगा कि चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम को जो है अगर हमें चालकता के हिसाब से, यानी कि चालकता को बढ़ते क्रम में अगर रखना है चालकता को, तो पहले एल्युमिनियम, फिर सोना, फिर तांबा, फिर चांदी, क्योंकि सबसे जो अच्छा होता है, ठीक है ना, तो वो चांदी का होता है चालकता। ठीक है ना। और ये जो क्रम यहाँ पर लिखा गया है, चांदी से अच्छा है तांबा, से अच्छा सोना, अच्छा एल्युमिनियम, तो ये प्रतिरोधकता का क्रम है। ठीक है ना। चांदी से अधिक प्रतिरोधकता होती है तांबा का, तांबा से अधिक होता है सोना का, और सबसे अधिक प्रतिरोधकता होता है एल्युमिनियम का। ठीक है। तो ये प्रतिरोधकता है। ठीक है ना। जितना प्रतिरोधकता बढ़ता जाएगा उतना जो है वो चालक जो है वो खराब होता जाएगा। ठीक है ना। तो आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन से चालक के उदाहरण है? चालक यानी जिसमें करंट फ्लो होता है। तो ऑप्शन दिया चांदी, तांबा, पीवीसी, अभ्रक, तंतु, कांच। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें से दो ही मेटल है, चांदी और तांबा, ये दोनों जो है वो अच्छे चालक के उदाहरण है। ठीक है ना। अभ्रक दोस्तों ये उष्मा का चालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है। ठीक है। और ये फाइबर ग्लास यानी कि दस्ताना का है, तो इसमें तो करंट फ्लो होता नहीं है। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ए और बी करेक्ट है। यदि तांबा की प्रतिरोधकता 1 है तो तांबा को एल्युमिनियम से तुलना करने पर संबंधित प्रतिरोधकता क्या है? कारण यदि तांबा की प्रतिरोधकता 1 है तो तांबा को एल्युमिनियम से कंपेयर करना है दोस्तों। तो जो एल्युमिनियम का जो प्रतिरोधकता होता है ना, वो तांबे की प्रतिरोधकता से जो है 1.6 गुना होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता जो है वो तांबे की प्रतिरोधकता से अधिक होती है, 1.6 गुना अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और ताम्र की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता 60.6% होती है और भार जो है 50.5% होता है। ठीक है। ये भी एक नोट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। परावैद्युतिक जो है बल किसका तात्विक गुणधर्म है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, अवरोधकों का, यानी कि इंसुलेटर का, यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक फोर्स होता है ना, वो किसकी प्रॉपर्टी होती है दोस्तों? तो वो इंसुलेटर्स की प्रॉपर्टी होती है। फ्रेंड्स परावैद्युत, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक फोर्स है इसका मतलब ये है कि अगर हम मतलब कोई भी जो परावैद्युत है, कोई भी अगर जो है इंसुलेटर है, तो वो कितना सहन कर सकता है, कितना जो है, कितना उसको हम बिजली देंगे, कितना वोल्ट देंगे कि वो सहन कर सकता है, वही उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है ना। देखिए सुपर कंडक्टर का जो दोस्तों, सुपर कंडक्टर के बारे में, इसका जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। ठीक है। और जो उसका वो होता है कंडक्टिविटी होती है ना, वो फ्रेंड्स इनफाइनाइट होती है। ठीक है ना। और पारे में दोस्तों 4.12 केल्विन पर जो है ये होता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है। ठीक है
दोस्तों देखिए कुचालक क्या होता है, कुचालक के कुछ गुण हैं कि कुचालक यानी जिसमें बिजली फ्लो नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसका जो प्रतिरोधकता होता है वह बहुत उच्च होता है और उच्च भंजक वोल्टता होता है इसका, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य होता है और उच्च कार्यकारी तापमान होता है, ठीक है। कुचालकों में दोस्तों जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो शून्य होती है, ठीक है। ताप गुणांक जो इसका ऋणात्मक होता है और कुचालक सामग्री पर नमी के प्रभाव से परावैद्युत सामर्थ्य कम होता है और परावैद्युत हानि बढ़ती है। ठोस विद्युतरोधी पदार्थ का विद्युत यांत्रिकीय ब्रेकडाउन विद्युत क्षेत्र द्वारा उत्पन्न प्रतिबल के कारण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विद्युतरोधी पदार्थों में निम्न में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स कौन सा नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी उच्च जल अवशोषण नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अगर जो है और जो अगर जो विद्युतरोधी पदार्थ है, ठीक है, अगर कुचालक है तो वो अगर जल अवशोषित करेगा दोस्तों, अवशोषण करेगा, जल का एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है, तो नमी बढ़ेगी और नमी बढ़ेगी तो क्या होगा, उसकी उसमें जो है वो चालक बन जाएगा, ठीक है ना। तो जो है मतलब इसका क्या गुण नहीं होना चाहिए, उच्च जल अवशोषण गुण नहीं होना चाहिए। बाकी जो तीनों लिखा है ना, उच्च यांत्रिक सामर्थ्य होना चाहिए, निम्न विद्युतशीलता होनी चाहिए और गैर ज्वलनशीलता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से विद्युतरोधी के गलत गुणों को चुने, ठीक है, यानी विद्युतरोधी यानी कि कुचालक का गलत गुण चुनना है, ठीक है ना, गलत। तो ऑप्शन ए लिखा है कि इसमें चालक भार, पवन भार आदि को सहन करने के लिए उच्च यांत्रिक सामर्थ्य होनी चाहिए, ठीक है। बी है कि इसमें पंचर सामर्थ्य और फ्लैश ओवर का अनुपात उच्च होना चाहिए। सी वाला है पृथ्वी पर धारा रिसाव की स्थिति से बचने के लिए इसमें उच्च विद्युत प्रतिरोध वाला विद्युतरोधी पदार्थ होना चाहिए। डी है कि इसमें विद्युतरोधी पदार्थ की अत्यंत न्यून अपेक्षित जो विद्युतशीलता होनी चाहिए जिससे कि परावैद्युत सामर्थ्य अधिक हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स नहीं कह रहा कि विद्युतरोधी के गलत गुणों को चुनना है, ठीक है ना, विद्युतरोधी के गलत गुण। तो इसमें चालक भार सहन करने की होनी चाहिए, तो सही बात है, होनी चाहिए, ठीक है। और जो है इसमें पंचर सामर्थ्य फ्लैश ओवर का अनुपात उच्च होना चाहिए, सही बात है। विद्युत पृथ्वी पर धारा रिसाव की स्थिति से बचने के लिए इसमें उच्च विद्युत प्रतिरोध वाला विद्युतरोधी पदार्थ होना चाहिए, सही बात है, ठीक है। इसमें जो है विद्युतरोधी पदार्थ के अत्यंत न्यून अपेक्षित विद्युतशीलता होनी चाहिए जिससे कि परावैद्युत सामर्थ्य अधिक हो, ये भी सही बात है। तो ये तो सभी जो है इसमें से सही ही है, ठीक है ना। कोई भी इसमें से गलत नहीं है, ठीक है। फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा कि जो विद्युतरोधी पदार्थ होता है उसका जो फ्रेंड्स जो मात्रक होता है ना, तो होता है किलो वोल्ट प्रति mm, ठीक है ना, किलो वोल्ट प्रति mm होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मोम और यौगिक इंसुलेटिंग सामग्री के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट है, पहला फिन वैक्स इसका राइट आंसर है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों जो ऑप्शन ए है इबोनाइट लिखा है, इसका जो प्रयोग करते हैं वो बैटरी की खोल बनाने में करते हैं, ठीक है ना। जो अपने बैटरी देखा होगा, ठीक है, बड़ा बड़ा उसका जो खोल होता है ना, बाहरी आवरण होता है, वो इबोनाइट का बना होता है, ठीक है। और दोस्तों जो ऑप्शन बी है एस्बेस्टॉस है, ठीक है, इसका जो प्रयोग है वो अग्निरोधी विद्युत प्रेस में करते हैं, ठीक है ना, विद्युत प्रेस में करते हैं। जो बैकेलाइट है दोस्तों वो स्विच बनाने में, जो बिजली वाला स्विच नहीं होता आपके घर में लगा होता है बोर्ड में, जो स्विच बना होता है वो बैकेलाइट का बना होता है। होल्डर, ठीक है ना, होल्डर का आवरण होता है वो भी जो है बैकेलाइट से ही बनाया जाता है, ठीक है ना। जो एबोनाइट है दोस्तों, एस्बेस्टस है, बैकेलाइट है, ये तीनों क्या है, सॉलिड है, ठोस होते हैं, ठीक है। ये तो पैराफिन वैक्स है, ठीक है। चीनी मिट्टी एक क्या है दोस्तों, चीनी मिट्टी क्या है, एक जो है इंसुलेटर है, विसंवाहक है, या कुचालक कह सकते हैं, अचालक कह सकते हैं, ठीक है ना, इसको चीनी मिट्टी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि विद्युतरोधी बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। विद्युतरोधी किसका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, अब्रक, प्रबलित सीमेंट, कंक्रीट, रबड़ या फिर पोर्सलिन। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, पोर्सलिन का प्रयोग करते हैं, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ पे पोर्सलिन का प्रयोग इंसुलेटर बनाने में करते हैं। यहाँ पर अभी इंसुलेटर यहाँ पर जो है टावर के पोल के ऊपर जो है लगा है, ठीक है ना। जो ये कौन सा इंसुलेटर दोस्तों, ये पिन टाइप इंसुलेटर है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा, मतलब ऐसा ही बनाया गया, उसका फिगर बनाया गया फ्री हैंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युतरोधी का वांछनीय गुण है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा करेक्ट है, डी वाला, निम्न क्षय गुणक यानी कि लो डिसिपेशन फैक्टर, ठीक है। तो ये विद्युतरोधी का एक वांछनीय गुण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे किलो वोल्ट प्रति mm में बैकेलाइट की परावैद्युतक सामर्थ्य कितनी है दोस्तों। तो
बैकेलाइट क्या पूछ रहा है, तो बैकेलाइट का दोस्तों होता है 17 से 21 होता है, ठीक है ना, 1721 होता है, 17 से 21 तक, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए पहला है वल्केनाइज्ड रबर, इसका जो परावैद्युत सामर्थ्य होता है वो 30 से 50 किलोवोल्ट प्रति एमएम होता है। एबोनाइट का 30 से 40, अब्रक का 20 से 60, माइकानाइट का 20 से 40, बैकेलाइट का 17 से 21, यही पूछा गया था इस क्वेश्चन में। साधारण रबर का 15 से 20 होता है, लेदराइड पेपर का 12 से 17 होता है, रेजिन का 12-14, खनिज तेल 30-40, खनिज तेल का याद रखिएगा 30 से 40 होता है, पोर्सलिन का 8 से 12, क्राउन कांच का 8 से 12, साधारण कांच का 4 से 6 होता है, ठीक है। तो ये जिसमें से याद रखिएगा कौन सा, खनिज तेल का याद रखिएगा, ठीक है। बैकेलाइट का भी 17 से 21, ठीक है। बाकी सब ठीक है, ठीक है। उसके बाद हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से रोधान वर्ग 90 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे जो 4 प्रकार का, देखते हैं यहाँ पे लिखा, कुछ नहीं लिखा गया है, देखिए यहाँ पे 4 प्रकार का जो है ये मतलब यहाँ पे दिखाया गया, वाई है, ए है, एफ है और सी है, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर दोस्तों 7 प्रकार का आता है, वाई ए ई बी एफ एच सी, ठीक है। ये 7 प्रकार का दोस्तों इंसुलेशन का प्रकार होता है, ठीक है ना। तो जो ऑप्शन ए है यहाँ से, जो क्लास वाई टाइप का इंसुलेशन है, ये जो है 90 डिग्री तक सहन कर सकता है, 90 डिग्री सेल्सियस तक सहन कर सकता है। जो वाई ए, उसके बाद ऑप्शन बी ए वाला है क्लास ए, वो 105 तक सहन कर सकता है, और उसके बाद एफ दिया है तो ये 155 तक कर सकता है, और जो क्लास सी है दोस्तों ये 200 तक, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, देखिए 7 तक होता है, कहीं आप लिख लीजिएगा इसको, 7 तक होता है ना। एक होता है क्लास वाई, क्लास ए, ठीक है, वाई ए ई बी एफ एच सी, ठीक है ना, वाई ए ई बी एफ एच सी। तो जो वाई है वो 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद जो ए है वो 105 डिग्री सेल्सियस, वाई ए ई जो है ये 130 डिग्री सेल्सियस होता है, और वाई ए ई बी जो है वो 155 होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वाई वाई ए ई बी एफ हो गया, और एफ जो दोस्तों थोड़ा सा भूल रहा हूँ लग रहा है मैं, 90, 105, 120, 130, 155, 180, 180 से ऊपर, ठीक है। तो ऐसे टोटल होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो 90, 105, 120, 130, 155, 180, 180 से ऊपर, ठीक है। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। किसी और वीडियो में आपको इसके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अगला, ठीक है। ये तो हाँ, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे सही तो मैं बता रहा था, देखिए वाई वाला जो फ्रेंड्स, देखिए वाई वाला है 90 डिग्री सेल्सियस, ए है 105, ई है 120, ठीक है। तो मैं भी ऐसे कहा था 90, 105, 120, उसके बाद बी वाला 130, एफ वाला 155, एच वाला 180, और जो उसके बाद आता है सी वाला, ठीक है ना, वो 180 से ऊपर होता है, ठीक है ना, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होता है, ठीक है ना। तो वाई 90, ए 105, ई 120, बी 130, एफ 155, एच 180। दोस्तों इतना से मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, पूरा गला जो है एकदम ख़राब हो चुका है, ठीक है ना, फिर भी मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। देखने बोलते बोलते थोड़ा सा गला भी, मतलब शुरू वाला वीडियो देखिएगा और इस समय मिला लीजिएगा, थोड़ा सा बोलते बोलते बहुत ही मतलब गला समझिए कि थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि दोस्तों कि IS 1912 से 1985 के अनुसार अब्रक, कांच, तंतु और अदह के यानी कि एस्बेस्टस के लिए तापीय वर्ग और तापमान है, ठीक है। तो इसमें साथ दोस्तों क्लास बी वाला है, ठीक है। यहाँ पे उसका एग्जांपल भी सब दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना, वाई ए ई बी एफ एच सी, ठीक है। तो ग्लास, एस्बेस्टस, अब्रक जो है ये बी में आता है, ठीक है ना, बी में आता है, ठीक है। इन सब का यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो टेम्परेचर भी याद रखिएगा, ठीक है ना, ये सब टेम्परेचर मैंने बताया हूँ, ठीक है। कह रहा है कि जर्मेनियम के बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो जर्मेनियम के दोस्तों बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए 4 होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, ठीक है ना। जर्मेनियम का दोस्तों 32 होता है, ठीक है ना। परमाणु संख्या जो 32 होता है परमाणु क्रमांक, और जो है इसको अगर हम कक्षाओं में बांटेंगे तो 2, 8, 18, 4 आएगा। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रतिरोध के ऋणात्मक ताप के गुणांक होते हैं, ठीक है ना। तो प्रतिरोध के ऋणात्मक ताप के गुणांक होता है दोस्तों, तो होता है जर्मेनियम, ठीक है। इसमें से जो जो जर्मेनियम क्या है, ये सेमी कंडक्टर है, ठीक है ना। तो सेमी कंडक्टर क्या होता है दोस्तों कि अगर हम जो है इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो इसका जो कंडक्टिविटी होती है, जो चालकता होती है, वो बढ़ती है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों
यहाँ पर कुचालक और अर्धचालक है जो निगेटिव टेम्परेचर एनटीसी यानी कि निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है ना। यानी कि निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो जो चालकता होगी वो बढ़ेगी, ठीक है ना। कुचालक और अर्धचालक इसके उदाहरण हैं, ठीक है ना। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। रेजिस्टेंस से घटने का मतलब जो कंडक्टिविटी है वो चालकता होगी वो बढ़ेगी, ठीक है ना। तो यही उसका मतलब होता है। निगेटिव टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का उदाहरण कौन कौन सा दोस्तों, तो ये जो सेमी कंडक्टर होते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। लेकिन जो धातुएं होती हैं जैसे जैसे सिल्वर, कापर, एल्युमिनियम ये सब हुआ वो उसका जो है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे धातुओं का तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ता है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब है कि जो चालकता होती है वो कम होती है, ठीक है। तो ये उसके बारे में टोटल मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि पीटीसी यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो तो दोस्तों जो चालकता है वो घटेगी, ठीक है ना। तो ये सब ये किस में होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये चालकों में होता है, ठीक है ना। चालक यानी कि जिसमें धारा फ्लो हो सकता है, ठीक है। देखिए कहा दोस्तों कुचालकों में ऊर्जा अंतराल, तो दोस्तों कुचालकों में जो ऊर्जा अंतराल होता है ना वो उच्च होता है और अर्धचालकों में क्या होता है, निम्न होता है। और चालकों में ऊर्जा अंतराल नहीं होता है। चालकों में जो ऊर्जा अंतराल नहीं होता दोस्तों क्योंकि उसमें जो जो बैलेंस बैंड होता है और जो एक और कन्वेंशन बैंड होता है, जो चालक बैंड होता है वो दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, इसलिए जो है एनर्जी गैप जो है वो चालकों में नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए ये तो है एक बैलेंस बैंड है, ऊपर बैलेंस बैंड है, नीचे कंडक्शन बैंड है, ठीक है ना। तो इसमें ये सबसे अधिक जो एनर्जी गैप होता है वो उच्च होता है, वो किसमें, कुचालकों में। कुचालक यानी जिसमें धारा नहीं बह सकता है, ठीक है। देखिए मिलान करना है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो कॉलम 1 कॉलम 2 यहाँ पे दिया गया है। तांबा है, लवर विलियन है, जर्मेनियम है, फेरो निकल मिश्र धातु है, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलाना है प्रतिरोध, विद्युत अपघट्य चालक, अच्छे चालक, अर्धचालक, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स तांबा जो है वो क्या है, अच्छा चालक है, ठीक है। तो इसको मिला देंगे 3 वाले से, ठीक है ना, अच्छे चालक से। अब देखिए एक चौथा दिया है अर्धचालक, तो इसमें जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक है। जो लवण विलयन है इसको मिलाएंगे विद्युत अपघट्य चालक से, दूसरे वाले से। और जो बच गया डी वाला फेरो निकल मिश्र धातु है, इसको मिला देंगे किससे, पहले से, प्रतिरोध से, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तारों के समूह से बनाए गए एकल कंडक्टर को कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है, तारों के समूह से बनाए गए एकल कंडक्टर को क्या कहते हैं, सॉलिड कंडक्टर कहते हैं, ठीक है ना। सॉलिड कंडक्टर, इसका उदाहरण है ACSR कंडक्टर, ठीक है ना। और नहीं, इसका जो मतलब उदाहरण है स्टैंडर्ड क्या है, स्ट्रैंडेड कंडक्टर, स्ट्रैंडेड कंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। सॉलिड कंडक्टर यानी कि ठोस चालक होता है बस केवल। और स्टैंड उसको मतलब कह रहा है कि तारों के समूह से बनाए गए एकल कंडक्टर, यानी कि इसमें एक से अधिक तार रहता है, ठीक है ना, लेकिन वो एक तार की भांति व्यवहार कार्य करता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रैंडेड कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ACSR का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि ACSR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड होता है, ठीक है ना। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए इसका जो फ्रेंड्स चालकता जो है यानी कि एल्युमिनियम का होता है, ये तार होता है एल्युमिनियम का बना होता है। और इसमें मजबूती के लिए हम स्टील का एक तार प्रयोग करते हैं, मजबूती के लिए स्टील का भी प्रयोग करते हैं, स्टील का एक तार प्रयोग करते हैं ताकि जो उसकी मजबूती है वो बढ़ जाए, ठीक है ना। तो जो तार होता है वो एल्युमिनियम का ही होता है, लेकिन उसमें हम मजबूती के लिए स्टील भी उसके बीच में लगा देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स यही है क्या है, यही ACSR कंडक्टर है, देख लीजिए फ्रेंड्स यही है, ठीक है ना। इसमें देख सकते हैं ऊपर ऊपर क्या है, एल्युमिनियम है और बीच में जो है ये स्टील का तार लगाया गया है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स देखिए यही है, लिखा भी है एल्युमिनियम चालक इस्पात प्रबलित, यानी कि एल्युमिनियम कंडक्टर रेनफोर्स्ड विथ स्टील, यही उसी का जो है ये फिगर है, ठीक है ना। अब देखिए पूछ रहा है कि PVC का पूर्ण रूप क्या है, यानी PVC का फुल फॉर्म पूछा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ठीक है ना। PVC का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC का फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। और एक और VIR होता है, XLPE होता है, TRS होता है या CTS होता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, धुआं, अम्ल, क्षार इत्यादि का किस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों,
तो ऑप्शन नंबर डी, शीशे से लिपटी तार यानी कि लेड कोटेड वायर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेड कोटेड वायर इसी को कहते हैं लेड शीथेड वायर कहते हैं। इसको रासायनिक प्रयोगशाला में बनाया नहीं, रासायनिक प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है इसको, ठीक है ना। रासायनिक प्रयोगशाला में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे धुआं, अम्ल, क्षार इत्यादि सबका प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। देखिए, रसायन उद्योगों में ज़्यादा अनुकूल केबल कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन सी वाला है लेड आच्छादित यानी कि लेड शीथेड है, ठीक है ना। ये ट्रोपोड्यूर क्या होता है दोस्तों, इसको पानी में यूज करते हैं यानी कि पनडुब्बी में इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि केबलों की धारा वहन क्षमता होती है दोस्तों, तो जो केबलों की धारा वहन क्षमता होती है वो डीसी में अपेक्षाकृत अधिक होती है, ठीक है ना। डीसी में क्या होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है, ठीक है ना। डिफरेंस जो केबलों की जो टेम्परेचर जो सहने की जो क्षमता होती है वो 40 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा उससे ना तो वहन जो क्षमता होगी वो इसकी घट जाएगी, ठीक है ना, कम हो जाएगी, ठीक है। AWG का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, AWG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका होता है अमेरिकन वायर गेज होता है। AWG अमेरिकन वायर गेज होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए, अमेरिकन वायर गेज होता है, इसका मिल्स में जो है प्रयोग करते हैं, कहाँ पर, मिल्स में, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का ज्वाइंट है, ठीक है ना, किस प्रकार का ज्वाइंट है दोस्तों, तो ये रैट टेल ज्वाइंट बोलते हैं, यानी कि चूहे की पूछ वाला ज्वाइंट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। रेड टेल इसको ज्वाइंट बोलते हैं, देख सकते हैं कि ये पूछ है इसका, ठीक है ना, तो इसी को हम बोलते हैं रेड टेल ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है ना। और ये सभी ज्वाइंट होता है, देखिए इसको पिग टेल भी बोलते हैं, सिंपल ज्वाइंट भी बोलते हैं इसी को, रेड टेल ज्वाइंट को, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये सबसे सिंपल है। ये पूछा है कि ये किस प्रकार का जो है ज्वाइंट है। फ्रेंड्स देख रहा है आपकी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह दिख रहा है आपको, तो ये टी दिख रहा है, टी ज्वाइंट की तरह, ठीक है ना, यानी कि टी ज्वाइंट है, टी अक्षर की तरह दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं क्या, टी ज्वाइंट बोलते हैं, ठीक है ना, टी ज्वाइंट इसको हम बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए पूछा है कि इस ज्वाइंट का नाम क्या है। फ्रेंड्स ये किसका प्रकार है, ये देखिए डबल क्रॉस टैप ज्वाइंट। अब देख रहे हैं फ्रेंड्स, डबल क्रॉस है, ठीक है ना, एक दूसरे को ये क्रॉस किए हुए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, डबल क्रॉस ज्वाइंट, इसको डबल क्रॉस टैप ज्वाइंट इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। ये देख सकते हैं, ये वही वाला है, डबल क्रॉस टैप ज्वाइंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, केबलों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत रोधी सामग्रियों की मुख्य आवश्यकता क्या होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, उच्च विद्युत रोधन प्रतिरोध, ठीक है ना, क्योंकि विद्युत रोधी सामग्री का आवश्यकता पूछ रहा है दोस्तों, तो उसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो बहुत ही उच्च होना चाहिए, ठीक है ना, बहुत ही उच्च होना चाहिए, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो इसका अधिक होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, आने वाले वीडियो में ये इस वीडियो को मैं कंप्लीट कर दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या कह रहा है कि किसी अति खिंचाव युक्त केबल यानी कि सुपर टेंशन केबल के लिए वोल्टता की रेंज क्या होती है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11 से 33 किलो वोल्ट, ठीक है ना। किलो वोल्ट मतलब कि 33,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट से लेकर 33,000 वोल्ट, ठीक है ना। फ्रेंड्स देखिए उसके बाद जो ये 66 केवी से अधिक है, इसका जो नाम होता है ना वो एक्स्ट्रा सुपर टेंशन बोलते हैं, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल, ठीक है। और फ्रेंड्स जो बी वाला है, बी वाला, ठीक है, देखिए ये 11,000 को हटा दीजिए, केवल एक को देखिए, एक को, ठीक है। तो एक का मतलब उसको अगर 1,000 वोल्ट तक उसको हम प्रयोग करते हैं, 1,000 वोल्ट तक उसको हम बोलते हैं एलटी बोलते हैं, एलटी केबल बोलते हैं, लो टेंशन केबल, केवल 1,000 वोल्ट तक ही प्रयोग करते हैं, 11 तक नहीं, ठीक है ना, इसलिए जो है एलटी को काट दिए हैं, केवल दोस्तों 1 तक ही रहता है अगर, तो एलटी केबल होता है, ठीक है। और 11 से 33 के बीच जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, सुपर टेंशन केबल, ठीक है ना। और 66 से अधिक उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल बोलते हैं। और 33 से जो 66 वाला केबल हम प्रयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल बोलते हैं, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर 1100 वोल्ट तक है या 1,000 वोल्ट तक है तो उसको हम एलटी केबल यानी कि लो टेंशन केबल बोलते हैं, ठीक है। और जो 11 केवी पर होता है, केवल 11 केवी पे, तो यानी कि 1,000 वोल्ट से लेके 11,000 वोल्ट तक उसको हम हाई टेंशन केबल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 11 से 33 जो है वो सुपर टेंशन बोलते हैं। ये तीनों क्या देखिएगा, 1100 वोल्ट एलटी केबल, 11 केवी एचटी केबल, 11 से 33 एसटी केबल, यानी कि 1100 वोल्ट है तो लो टेंशन केबल, 11 केवी है एक हाई टेंशन केबल, 11 से 33 है तो सुपर टेंशन केबल, ठीक है। 11 से 33 हो गया, अगर 33 से 66 है तो एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, और 66 से अधिक है तो एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए केबल को मैं भी आपको एकदम अच्छे तरीके से आपको बता दिया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी दोस्तों, ठीक है।
तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को थोड़ा सा पसंद है, वीडियो को लाइक करेगा, अगर पसंद नहीं है तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको बहुत सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। कुछ कमी रह जाएगी तो बताइएगा क्या कमी है, ठीक है ना। तो मैं और भी अच्छे से वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को फ्रेंड्स शेयर भी कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।